एग्जाम बस सिर पर है और किताबें खोल के भी नहीं देखी। अरे भाई, परेशान ना होइए। आपके इस समाधान के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। पालमपुर एक साधारण गांव नहीं, इंडियन इकोनॉमी का बेस है। जिसने पढ़ा है उसके लिए रिवीजन है, और जिसने नहीं उसे आज समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सुन लो यूपीएससी के साथ। Before we start, let me tell you exactly what we will cover in this session so you know the full map. 1. Introduction to Palampur. Infrastructure and connectivity. 2. Organization of production. Land, labor, physical capital, human capital. 3. Farming in Palampur. Fixed land, sustainability and green revolution. 4. Distribution of land and labor. Who works where? 5. Non-farm activities. Dairy, small-scale manufacturing, shopkeepers, transport. And a quick announcement. This is the first chapter. After this, we will soon release dedicated materials for chapter 2, 3 and 4. Right. तो चलिए, पालमपुर। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। एक काल्पनिक गांव। तो पहला सवाल तो यही मन में आता है कि हम एक ऐसी जगह के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं जो असल में है ही नहीं। What's the point? देखिए, ये सवाल बिल्कुल सही है और यहीं से हमें शुरू करना चाहिए। पालमपुर हाँ काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसका जो मकसद है वो बहुत रियल है। अच्छा। इसका मकसद है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन से जुड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, हाँ, उन्हें एक आसान सी कहानी के जरिए समझाना। थिंक ऑफ इट एज अ सिम्युलेशन, एक ऐसा मॉडल जो हमें भारतीय गांव की इकोनॉमिक लाइफ की एक झलक देता है। तो ये पूरी तरह से इमेजिनरी भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी गिलबर्ट एटियन की एक रिसर्च स्टडी पर आधारित है, जो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक गांव में की थी। ओके, सो इट्स अ मॉडल। तो इस मॉडल गांव में होता क्या है? सोर्सेज बताते हैं कि फार्मिंग मतलब खेती यहाँ की मेन एक्टिविटी है। बिल्कुल। बट देयर आर अदर थिंग्स हैपनिंग टू, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्टली। और ये सारी एक्टिविटीज, चाहे फार्मिंग हो या डेयरी, ये हवा में तो नहीं होती। सही बात है। इन्हें करने के लिए रिसोर्सेज यानी संसाधन चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज, इंसान की बनाई चीजें, मेहनत, पैसा। पालमपुर की कहानी हमें यही सिखाती है कि ये सब संसाधन मिलकर गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे करते हैं। पालमपुर ऊपर से देखने में एक कामयाब गांव लगता है, लेकिन आज हम इसकी परतों को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि इस कामयाबी के नीचे कौन सी इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस छिपी हैं। इंटरेस्टिंग। तो चलिए सरफेस से शुरू करते हैं। कनेक्टिविटी। पालमपुर अपने आसपास के गांवों और कस्बों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पास में रायगंज नाम का एक बड़ा गांव है और शाहपुर नाम का एक छोटा कस्बा, और एक ऑल वेदर रोड इन सबको जोड़ती है। एंड दिस रोड इज द लाइफलाइन। देखिए, अर्थशास्त्र में कनेक्टिविटी इज एवरीथिंग। एक पक्की सड़क का मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं होता। नहीं, इसका मतलब होता है मार्केट तक पहुंच। इसका मतलब है कि गांव का किसान अपना सरप्लस अनाज शहर में बेच सकता है और शहर का सामान गांव तक पहुंच सकता है। और इस सड़क पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट में भी एक कहानी छिपी है ना? एक तरफ बैलगाड़ी, तांगे और भैंसों से खींची जाने वाली बोगी है जिस पर गुड़ लदा है। हाँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल। और दूसरी तरफ मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भी हैं। It's a mix of traditional and modern. What's fascinating here is that this mix isn't just a detail, it's a diagnosis. यह हमें बताता है कि गांव एक ट्रांजिशन के दौर में है। अच्छा। पुरानी और नई टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रही है, जो डेवलपमेंट का एक क्लियर साइन है। लेकिन ये भी दिखाता है कि शायद डेवलपमेंट सब तक बराबर नहीं पहुंचा। बिल्कुल सही पॉइंट है। किसी के पास आज भी बैलगाड़ी है तो किसी के पास ट्रैक्टर। Exactly. And it leads us directly to the social structure. गांव में कुल 450 परिवार हैं। इनमें से 80 परिवार अपर कास्ट के हैं और गांव की ज्यादातर जमीन के मालिक वही हैं। उनके घर भी पक्के हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। और कहानी का दूसरा पहलू है एससीज यानी दलित, जो गांव की आबादी का 1/3 है। वो गांव के कोने में छोटे छोटे कच्चे घरों में रहते हैं जो मिट्टी और फूस से बने हैं। The contrast is stark. It is. And this physical segregation is a map of the economic disparity. अर्थशास्त्र में a person's address often tells you their economic status. यहाँ जमीन का ओनरशिप ही असली डिवाइडिंग लाइन है और ये थीम हमें इस पूरी कहानी में बार बार दिखेगी। हालांकि फैसिलिटीज के मामले में पालमपुर काफी डेवलप लगता है। ज्यादातर घरों में बिजली है,
खेतों के सारे ट्यूबवेल्स बिजली से चलते हैं। राइट। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, एक सरकारी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ऑन पेपर दिस साउंड्स ग्रेट। एब्सोल्युटली। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द गेम चेंजर। बिजली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है। इसका मतलब है सिंचाई। हाँ, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, जिसका सीधा असर खेती की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। सो पालमपुर हैज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम, बट द रियल क्वेश्चन वी नीड टू आस्क इज who truly benefits from this development? क्या बिजली का बिल और स्कूल की फीस हर कोई अफोर्ड कर सकता है? Precisely. Let's unpack that. Okay, so let's get into the core mechanics, the organization of production. उत्पादन का संगठन। किसी भी चीज के उत्पादन का एम होता है to produce the goods and services that we want. और उसके लिए हमें 4 चीजें चाहिए। The factors of production. Correct. The first and most fundamental is land, यानी भूमि। इसमें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, जंगल, खनिज, ये सब कुछ शामिल है। Okay. The second is labor, यानी श्रम। वो लोग जो काम करेंगे। राइट। इसमें हाई स्किल प्रोफेशनल से लेकर मैनुअल वर्कर्स तक सब आते हैं। And the third requirement is physical capital, यानी भौतिक पूंजी। ये वो इनपुट्स हैं जो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर चाहिए होते हैं। हाँ, और अब इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। राइट। द फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, यानी स्थायी पूंजी। इसमें औजार, मशीनें, इमारतें आती हैं, जैसे किसान का हल या एक जनरेटर। ये वो चीजें हैं जो सालों साल चलती हैं। बिल्कुल। एंड द सेकंड इज वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी। इसमें रॉ मटेरियल और हाथ में जो कैश है वो आता है, जैसे कुम्हार के लिए मिट्टी या बुनकर के लिए धागा। हाँ, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये सिर्फ किताबी बात तो नहीं लगती है ना? ऐसा लगता है कि छोटे किसानों की बहुत सी समस्याओं की जड़ यहीं पर है। एग्जैक्टली। एक छोटे किसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अक्सर वर्किंग कैपिटल ही होती है। हर सीजन में बीज खरीदना, खाद खरीदना। और एक बड़े किसान जैसे तेजपाल सिंह, जिसे हम बाद में मिलेंगे, उसका एडवांटेज उसके फिक्स कैपिटल में है। उसका ट्रैक्टर, उसका ट्यूबवेल, जो उसके लॉन्ग टर्म कॉस्ट को कम करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। और सरकारी नीतियां भी अक्सर एक पर ध्यान देती हैं, दूसरे पर नहीं। बिल्कुल। इसीलिए कई सपोर्ट स्कीम्स असल समस्या को हल ही नहीं कर पाती। So land, labor, physical capital. But there's a fourth factor, the one that puts it all together. Precisely. You can have all the other 3, but without knowledge and enterprise, यानी ज्ञान और उद्यम, they are useless. This is what we now call human capital, यानी मानव पूंजी। ये वो सीक्रेट सॉस है जो बाकी तीनों फैक्टर्स को मोबिलाइज करता है टू क्रिएट वैल्यू। इट्स द एंटरप्रेन्योर who takes the risk, the manager who organizes, the innovator who creates. अपनी लाइवलीहुड के लिए खेती पर निर्भर है। हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा। But they face a massive constraint right at the start. And that is the first factor of production itself. Land is fixed. भूमि स्थिर है। अच्छा, 1960 के बाद से पालमपुर की एग्रीकल्चरल लैंड में कोई एक्सपेंशन, मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जितनी जमीन थी उतनी ही है। So this raises the most important question in Indian agriculture. अगर आप जमीन नहीं बढ़ा सकते तो उसी जमीन से ज्यादा पैदावार कैसे करें? How do you grow more from the same land? And the farmers of Palampur have 2 answers. पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी बहुविध फसल प्रणाली। एक ही साल में एक ही जमीन पर एक से ज्यादा फसल उगाना। Exactly. That sounds incredibly efficient. सोर्सेज बताते हैं कि खरीफ सीजन में वो ज्वार बाजरा उगाते हैं, फिर अक्टूबर दिसंबर में आलू और फिर राबी सीजन में गेहूं। हाँ, और कुछ जमीन पर गन्ना भी। But how is this even possible? ये कैसे मुमकिन है? The key is irrigation, सिंचाई। ये मल्टीपल क्रॉपिंग तभी संभव है जब आपके पास साल भर पानी का एक रिलायबल सोर्स हो। अच्छा। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। जहां पहले किसान पर्शियन व्हील्स यानी रहट से सिंचाई करते थे, हाँ? वहीं अब इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल से बड़े-बड़े खेतों की सिंचाई हो जाती है। By the mid-1970s, the entire cultivated area was irrigated. That's a huge advantage. इसे अगर हम पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज भी भारत की 40% से कम
एग्रीकल्चरल लैंड ही इरिगेटेड है। सही बात। ज्यादातर किसान आज भी मॉनसून पर ही निर्भर हैं। Correct. So, irrigation is one answer. But what's the second, more dramatic method to increase yield? दैट वुड बी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति तक ले आता है। 1960 से पहले किसान ट्रेडिशनल सीड्स यानी पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल करते थे। इनकी पैदावार कम थी बट दे वर रेजिलिएंट। उन्हें कम पानी चाहिए होता था और खाद के लिए गोबर ही काफी था। Then came the so-called miracle seeds, high-yielding variety और HYV seeds. उन्होंने वादा किया कि एक ही पौधे से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होगा। बट इट वॉज अ पैकेज डील, एक सौदा था। बिल्कुल, इसमें कैच था। व्हाट वॉज द कैच? कैच ये था कि ये बीज बहुत डिमांडिंग थे। हाई यील्ड्स के लिए उन्हें ढेर सारा पानी, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड चाहिए थे। मतलब ये एक हाई इनपुट हाई आउटपुट सिस्टम है। Exactly. You can't just take the seeds and hope for the best. You have to buy the entire package. और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों में इसे सबसे पहले अपनाया। हाँ, पालमपुर में इसका रिजल्ट तो स्टनिंग था। गेहूं की पैदावार जो ट्रेडिशनल सीड से 1300 केजी पर हेक्टेयर थी, वो HYV सीड से बढ़कर 3200 केजी पर हेक्टेयर हो गई। that's nearly a 2.5x increase. अनबिलीवेबल। What's fascinating isn't just the 2.5x increase. It's that this single technological change completely rewired the power dynamics of the village. कैसे? अचानक से कैपिटल तक पहुंच, ट्यूबवेल के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, सिर्फ जमीन के मालिक होने से ज्यादा जरूरी हो गई। यही वो पल था जब तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान सिर्फ जमींदार से एग्री कैपिटलिस्ट बन गए। और सविता जैसे छोटे किसान पीछे रह गए। हाँ, और इससे एक नई तरह की असमानता पैदा हुई। दिस सक्सेस क्लियरली केम एट अ प्राइस। और ये हमें एक बहुत ही डरावने सवाल पर ले आता है जो सोर्सेज में भी है। विल द लैंड सस्टेन? क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? एंड द एविडेंस सजेस्ट्स इट वोंट। इसके दो बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पहला, द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी की उर्वरता में कमी। हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे मिनरल्स देते हैं जो पानी में तुरंत घुल जाते हैं, लेकिन वो मिट्टी के नेचुरल इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं। वो उन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं जो मिट्टी को लॉन्ग रन में उपजाऊ बनाते हैं। तो मतलब हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ को दांव पर लगा रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट क्या है? डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए भूजल का लगातार इस्तेमाल करने से पानी का स्तर बहुत तेजी से नीचे गिरा है। पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन देश में सबसे ज्यादा है। वहां अब किसानों को सिंगल क्रॉप ऑफ व्हीट उगाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा इनपुट्स डालने पड़ रहे हैं। जस्ट टू गेट द सेम यील्ड। एग्जैक्टली, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। तो हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन हमने अपने दो सबसे जरूरी संसाधन मिट्टी और पानी को गंभीर खतरे में डाल दिया है। बिल्कुल। दिस कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो पालमपुर में जमीन का बंटवारा कैसे हुआ है? इट इज एक्सट्रीमली अनइक्वल, बहुत ही असमान। 450 परिवारों में से 1/3 यानी 150 परिवार, जिनमें ज्यादातर दलित हैं, लैंडलेस हैं। उनके पास कोई जमीन नहीं है। कोई जमीन नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट? 240 परिवार स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और इतनी जमीन से एक अच्छी आमदनी होना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ 60 परिवार मीडियम और लार्ज फार्मर्स के हैं, जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा पर खेती करते हैं, और कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। सॉसेज में गोविंद की कहानी है, जिसके पास 2.25 हेक्टेयर जमीन थी। उसकी मौत के बाद वो उसके 3 बेटों में बंट गए। तो हर एक के हिस्से में 0.75 हेक्टेयर आया। हाँ, अब इतने से गुजारा करना तो नामुमकिन है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंड फ्रैगमेंटेशन। ये भारतीय कृषि की एक बहुत पुरानी समस्या है। जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं, जमीन के टुकड़े छोटे और छोटे होते जाते हैं और इकोनॉमिक रूप से अनवायबल हो जाते हैं। और जमीन का यही असमान बंटवारा तय करता है कि मजदूरी कौन देगा और कौन करेगा। गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसान अपने खेतों में खुद काम करते हैं। बट द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दे हायर फार्म लेबरर्स। वो खेत मजदूरों को काम पर रखते हैं। और ये मजदूर आते हैं लैंडलेस परिवारों से या जिनके पास बहुत छोटे खेत हैं। यहीं पर हम डाला से मिलते हैं। हाँ। वो एक लैंडलेस लेबरर है जो दिहाड़ी पर काम करता है। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए। सरकार की न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन है, लेकिन डाला को सिर्फ 160 रुपए मिलते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो इलीगल है ना? वो अपने एम्प्लॉयर की शिकायत क्यों नहीं करता? इलीगल तो है, लेकिन कानून और हकीकत में यही फर्क है। वजह सीधी सी है,
सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, पालमपुर में मजदूरों के बीच काम के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेबर की सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा है। तो लोग डेस्परेट होकर कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। शिकायत करने का मतलब हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत काम मिल रहा है वो भी हाथ से चला जाए। दिस पावर इम्बैलेंस कीप्स पीपल लाइक दाला एंड रामकली ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो उन्हें नीचे रखने के लिए ही बना है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू कैपिटल, अहम खेती के लिए जरूरी पैसा। यहीं पर अमीर और गरीब के बीच की खाई एक गहरी खाई बन जाती है। एब्सोल्युटली। छोटे किसानों को लगभग हमेशा पैसा उधार लेना पड़ता है, और वो उधार लेते हैं बड़े किसानों या साहूकारों से, बहुत ही ऊंची ब्याज दरों पर। सविता की कहानी तो दिल दहला देने वाली है। वो एक छोटी किसान है जिसे वर्किंग कैपिटल के लिए 3,000 रुपए चाहिए। वो तेजपाल सिंह के पास जाती है जो एक बड़ा किसान है, और उसकी शर्तें शॉकिंग है। क्या शर्तें हैं बताइए? तेजपाल सिंह सिर्फ 4 महीने के लिए 24% की ब्याज दर पर कर्ज देने को तैयार होता है। 24%? और इतना ही नहीं, सविता को ये वादा भी करना पड़ता है कि वो कटाई के मौसम में उसके खेत में सिर्फ 100 रुपए प्रतिदिन पर काम करेगी। That's not a loan, it's a trap. ये एक क्लासिक डेट ट्रैप है। ब्याज दर इतनी ज्यादा है कि वो शायद ही कोई मुनाफा कमा पाए। हाँ, और अपने खुद के कटाई के मौसम में उसके लिए कम मजदूरी पर काम करने की शर्त तो सबसे क्रूर है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जब उसके अपने खेत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो वहां ध्यान ही नहीं दे सकती। इट्स अ सिस्टम डिजाइन टू मेक हर फेल। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट, तेजपाल सिंह को उधार लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके पास अपनी सेविंग्स है। कैसे? सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को बेचकर। हाँ, सविता जैसे छोटे किसानों के पास सरप्लस होता ही नहीं, लेकिन तेजपाल सिंह के पास 350 क्विंटल गेहूं का सरप्लस है। वो इसे बाजार में बेचकर मोटी कमाई करता है। And this is where the cycle of capital formation begins for the rich. तेजपाल अपनी कमाई को सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में इस्तेमाल करता है, जिससे वो ब्याज से और कमाता है। वो इसे अगले सीजन के वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करता है, और इस साल वो एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे उसका फिक्स्ड कैपिटल और बढ़ जाएगा। और वो और भी ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। The rich get richer and the poor, like Savita, get trapped. इट्स अ विशियस साइकिल। जमीन का असमान बंटवारा कैपिटल बनाने की असमान क्षमता को जन्म देता है, जो असमानता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल। ओके, लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट, नॉन फार्म एक्टिविटीज। अगर खेती छोटे किसानों के लिए इतनी शोषणकारी है, तो क्या दूसरे ऑप्शंस नहीं है? करीब 25% लोग इस सेक्टर में हैं। Yes, and this diversification is crucial for any rural economy. सबसे कॉमन एक्टिविटी है डेयरी। कई परिवार पास के गांव रायगंज में दूध बेचते हैं, जहां शाहपुर के 2 व्यापारियों ने चिलिंग सेंटर्स लगाए हैं। This shows the development of a value chain. Then this small scale manufacturing, जिसमें 50 से भी कम लोग लगे हैं, बहुत बेसिक स्टफ, जैसे घर पर गुड़ बनाना। Right. फिर दुकानदार भी हैं जो छोटी मोटी किराने की दुकानें चलाते हैं, और आखिर में एक तेजी से बढ़ता ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जिसमें रिक्शा, जीप और ट्रक हैं। बट दिस रेजेस अ क्वेश्चन फॉर मी। अगर 2/3 से ज्यादा आबादी के लिए खेती इतनी मुश्किल है, तो सिर्फ 25% लोग ही नॉन फार्म सेक्टर में क्यों हैं? इसे बढ़ने से क्या रोक रहा है? That is the most critical question. सविता या डाला जैसे और लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? देखिए, किताब में इन एक्टिविटीज की लिस्ट तो है, पर असली कहानी बैरियर्स में है। एक छोटा एंटरप्रेन्योर को दुकान शुरू करने के लिए क्रेडिट कहाँ से मिलेगा? तेजपाल सिंह से लिया गया लोन तो एक और जाल होगा। एग्जैक्टली। क्या एक छोटी वर्कशॉप चलाने के लिए बिजली की सप्लाई रिलायबल है? और क्या कोई नया बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकता है जिसपे बड़े किसानों का पूरी तरह से दबदबा हो? पोटेंशियल है, लेकिन नॉन फार्म ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम कमजोर है, क्योंकि कैपिटल और पावर कुछ ही हाथों में सिमटी हुई है। सो पालमपुर इज अ पैराडॉक्स। इसमें डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, सड़कें, बिजली, स्कूल, लेकिन इसमें असमानता का एक गहरा ढांचा भी है। हाँ। ग्रीन रेवोल्यूशन ने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन उसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। Exactly. The story of Palampur is a microcosm of the Indian rural economy. It teaches us about production, resources, and the social dynamics of labor. But most importantly, it teaches us that development without equity is not sustainable. तो इसे रैप अप करने के लिए चलिए अपने लिसनर्स को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। सविता, डाला और तेजपाल सिंह की कहानियों को देखते हुए पालमपुर जैसे गांव में किसी व्यक्ति को गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए क्या चाहिए?
क्या सिर्फ कड़ी मेहनत काफी है, या भूमि और पूंजी जैसे संसाधनों का असमान वितरण कुछ लोगों के लिए इसे लगभग असंभव बना देता है? A question worth pondering for anyone trying to understand the challenges of development. अगर ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया तो सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं।